A very good morning to all of you. My name is Akashdeep Pandey of B Farm third year from Hygiene Institute of Pharmaceutical Education and Research. Today I am going to present a topic called antineoplastic agent. In that I will discuss about alkylating agents. Contents are introduction, antineoplastic agents, types of antineoplastic agents, alkylating agents, SAR of alkylating agents, mechanism of action, and drugs which are used as alkylating agents. इंट्रोडक्शन. कैंसर. कैंसर क्या होता है? कैंसर है एक एबनॉर्मल या फिर अनकंट्रोल्ड डिवीज़न ऑफ सेल्स जो कि एक पर्टिकुलर टिश्यू में होता है ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गन. मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गन के पर्टिकुलर टिश्यू में कुछ सेल्स हैं जो कि अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो कैंसर फॉर्म कर सकते हैं. अब ये सेल्स जो हैं ये मतलब अनकंट्रोल्ड वे में डिविजिबल या फिर डिवाइड क्यों होने लगते हैं? ये इस वजह से होते हैं क्योंकि उनमें जो ऑन्कोजीन्स होते हैं वो स्टिमुलेट कर दिए जाते हैं किसी एक्सटर्नल कार्सिनोजेंस के द्वारा, लाइक यूवी रेज हो गया, आपका रेडियो एक्टिव मेटल्स हो गया, कुछ कार्सिनोजेनिक गैसेस होती हैं, और यही सब क्या करते हैं कि उन ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि वो अनकंट्रोल्ड या फिर एबनॉर्मल डिवीज़न ऑफ सेल करें, और इसकी वजह से ट्यूमर इंड्यूस हो जाता है. अब ये जो ऑन्कोजीन्स होती हैं ये क्या कहती हैं, ये मतलब कह सकते हो कि सप्रेस कर दी जाती हैं. किसके द्वारा? ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के द्वारा. मतलब इनका जो ये काम करती हैं, मतलब जो अनकंट्रोल्ड या फिर एबनॉर्मल डिवीज़न जो ये कर रही हैं, ये क्या करते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन इनको कंट्रोल कर देते हैं, इनको इनहिबिट कर देते हैं कि भैया तुम ये काम ना करो, और इस बेसिस पे ये क्या करते हैं, अपना एक्शन शो करते हैं. लेकिन जब ये इनएक्टिव हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये ट्यूमर जो है ऑन्कोजीन्स के द्वारा जो मतलब किया जा रहा है, जो बनाया जा रहा है, जो मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये क्या बढ़ेगा. बढ़ने के बाद ये मैलिग्नेंट होगा. मैलिग्नेंट होने के बाद ये मेटास्टेसिस शो करेगा, और फिर उसके बाद से डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल मतलब बॉडी जाएगा, और फिर बाद में वहाँ अफेक्ट करेगा, और फिर बाद में कैंसर बढ़ जाएगा. अब टाइप्स ऑफ कैंसर क्या होते हैं? कितने टाइप्स के कैंसर होते हैं? माइलोमा जो कि एक बोन मैरो कैंसर होता है, लिम्फोमा जो कि एक लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर है, ल्यूकेमिया जो कि एक ब्लड कैंसर है, और कार्सिनोमा जो कि एक कह सकते हो एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर है, सार्कोमा जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू या फिर आपका मस्कुलर टिश्यू का कैंसर है. एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स. अब एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स क्या है? एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि इन्हीं कैंसरस सेल्स को किल करने का काम करते हैं. मतलब इन कैंसरस सेल्स को किल करने का काम करते हैं, ये इनका काम होता है. अब एंटीनियोप्लास्टिक वर्ड का मतलब क्या है? अगेंस्ट न्यू ग्रोथ. इसी वर्ड का मतलब है अगेंस्ट न्यू ग्रोथ, यानी कि जो नए सेल्स जो बन रहे हैं कैंसर में, उनके ग्रोथ को ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं. अब ये एंटी कैंसर जो एजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, साइटोटॉक्सिक एक्शन शो करते हैं. साइटोटॉक्सिक एक्शन का मतलब कि ये सेल्स को किल करने का काम करते हैं. अब कोई भी चीज़ अगर जो किसी सेल्स को किल कर रही है तो वो क्या करेगी, उनकी तरह ऐसा उनके लिए ऐसा पॉइजन काम करेगी, तो ये क्या करते हैं, ऐसा पॉइजन काम करते हैं. फिर ये जो एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट्स होते हैं ये अपना एक्शन शो कैसे करते हैं? ये क्या करते हैं बेसिकली कि ये सेलुलर सिंथेसिस से ये मतलब जो सेल की जो सिंथेसिस जिस हिसाब से हो रही है उससे ये इंटरफेयर करेंगे, या तो सेलुलर सिंथेसिस में जो कंपोनेंट्स जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन्स जो यूज़ की जाती हैं उनसे ये इंटरफेयर करेंगे और उनके फंक्शन को अल्टर करने का काम करेंगे, ताकि आपका जो सेलुलर सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो मतलब इनहिबिट हो जाए और फिर बाद में सेल का डेथ हो जाए. अब आइडियल एंटीनियोप्लास्टिक एजेंट कैसा होना चाहिए? वो बेसिकली टिश्यू स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि एक पर्टिकुलर टिश्यू पे ही अपना एक्शन शो करे, जहाँ पे हमें उसका काम हो उसी टिश्यू पे वो अपना एक्शन शो करे. यानी कि अगर जो हमें ब्लड कैंसर को चेक करना है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको इनहिबिट करना है, तो वो वहीं पे अपना एक्शन शो करे. और सेल स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि जो सेल ज़्यादा डिवाइड कर रहा है उसी को ये किल करे, ना कि दूसरे सेल्स को ये किल करे. लेकिन हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो ड्रग्स हैं वो मतलब अपना एक्शन अलग अलग शो ही करते हैं. जैसे कि कुछ
ज़्यादातर जब भी हम कैंसर ड्रग्स लेते हैं तो हमें एलोपेशिया की कंडीशन होती है, फटीग आती है, रेस्टलेसनेस आती है, ये सब चीज़ें आती रहती हैं। तो फिर उसके बाद से एक गुड एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट कैसा होगा कि जिसमें साइड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा कम हो और वो फ्री फॉर्म में ज़्यादा अवेलेबल हो ब्लड में, यानी कि उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा हो। कोई भी एक ड्रग हो अगर जो उसका साइड इफ़ेक्ट कम होता है या फिर वो फ्री फॉर्म में ज़्यादा अवेलेबल होता है ब्लड में, तो वो एक अच्छा मतलब ड्रग होता है। और वैसे ही एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट भी होते हैं। अब जो पहला जो क्या बोलते हैं एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट जो यूज़ किया गया था वो 1940 में यूज़ किया गया था, जो कि एक नाइट्रोजन मस्टर्ड था। अब ये क्या करते हैं, ये कार्सिनोजेनिक भी होते हैं और म्यूटाजेनिक भी होते हैं, यानी कि ये एक तरफ तो क्या कह सकते हो कि कैंसर को नहीं होने देते हैं, यानी कि कैंसर सेल को किल करते हैं, और दूसरी तरफ ये क्या करते हैं, कैंसर को प्रमोट भी करते हैं कभी कभार। अब टाइप्स ऑफ एंटीन्यूप्लास्टिक एजेंट्स होते हैं कुछ, उनके थेरेपेटिक क्लासेस हैं, जैसे कि एल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं। एल्काइलेटिंग एजेंट्स में तुम्हारा मेथक्लोर इथामीन, साइक्लोफॉस्फामाइड, मेलप्लान और क्लोरमब्यूसिल और ब्यूसल्फैन और थियोटेपा। कुछ एंटी मेटाबोलाइट्स होती हैं जैसे कि मरकैप्टोप्यूरिन हो गया, थियोग्वानिन हो गया, फ्लोरोयूरेसिल हो गया, फ्लॉक्सीयूरिडीन हो गया, सिट्राबीन हो गया, मेथोट्रेक्सेट हो गया, एजाथियोप्रीन हो गया। कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं, डी एक्टिनोमाइसिन, डी ऑनोर्यूबिसिन, डॉक्सोर्यूबिसिन, ब्लियोमाइसिन। कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, इटोपोसाइड, विनक्रिस्टीन सल्फेट, विनब्लास्टीन सल्फेट। जो विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन सल्फेट है ये हमें कहाँ से मिलता है, हमें विंका प्लांट से मिलता है। कुछ मिसलीनियर ड्रग्स भी होती हैं जैसे सिस्प्लाटिन हो गया, मीटोटैन हो गया। एल्काइलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, डेरिवेटिव होते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड्स के। ये जो होते हैं ये अपना एक्शन केमिकली बाउंड हो जाते हैं, ये अपना एक्शन कह सकते हो कि केमिकली बाउंड होके न्यूक्लिक एसिड के साथ और उनमें केमिकल चेंजेस ला के शो करते हैं, यानी कि ये साइटोटॉक्सिक जो एक्शन ये शो करते हैं ये बेसिकली केमिकली बाउंड हो जाते हैं न्यूक्लिक एसिड के साथ, डीएनए के साथ, आरएनए के साथ, और कभी कभार तो ये कह सकते हो कि क्रॉस लिंकिंग भी करते हैं, डीएनए स्ट्रैंड्स में क्रॉस लिंकिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपका सेल जो होता है वो डेथ हो जाता है। अब जो ये क्रॉस लिंकिंग होती है डीएनए स्ट्रैंड्स में, और ज़्यादातर डीएनए स्ट्रैंड्स में वो बेसिकली जीवन फेज़ या फिर लेट जीवन फेज़ और एस फेज़ में होती हैं, जबकि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के लिए जो हेलिकेज एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्या करता है, डीएनए स्ट्रैंड को खोलता है, और जब खोलता है तो उस वक्त क्या होता है कि हर एक जो बेसिस होते हैं वो अलग अलग हुए रहते हैं और वो फ्री स्टेट में होते हैं। तो उस टाइम जब ड्रग जाता है अटैक करने तो वो आसानी से उन बेसिस के साथ बाइंड हो सकता है, और इसी वजह से उनका एक्शन वहाँ पे ज़्यादा होता है, और इसी वजह से जो भी कैंसरस सेल्स होती हैं उस टाइम पे वो ज़्यादा उनमें साइटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है एल्काइलेटिंग एजेंट जो होते हैं। अब एक नाइट्रोजन मस्टर्ड का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें कह सकते हो इथाइल क्लोराइड एक तरफ लगा हुआ है नाइट्रोजन के, दूसरी तरफ इथाइल क्लोराइड लगा हुआ है और एक आर ग्रुप लगा हुआ है। आर ग्रुप कोई भी हो सकता है, एलिफैटिक हो सकता है, कोई भी एरोमेटिक ग्रुप हो सकता है, और इसको हम नाइट्रोजन मस्टर्ड इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिमिलर होता है मस्टर्ड गैस से। मस्टर्ड गैस देखने में आपको लग रहा होगा कि ये मतलब जैसे मतलब सल्फ़र जो होता है, सल्फ़र के एक तरफ इथाइल क्लोराइड लगा हुआ है और उसी तरीके से सल्फ़र के दूसरी तरफ इथाइल क्लोराइड लगा हुआ है, जैसे कि नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में होता है। और नाइट्रोजन मस्टर्ड को हम बिस बीटा हेलो अल्किल अमीन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 हेलो अल्किल ग्रुप हैं और बीटा पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है और एमीन है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, जितने भी अल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं वो एजिरिडीनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं फिजियोलॉजिकल पीएच पे, अगर वो नाइट्रोजन मस्टर्ड से बने हैं तो। जितने भी अल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं वो अल्काइलेट करते हैं डीएनए को 7th पोजीशन पे जहाँ पे ग्वानिन प्रेजेंट होता है।
जो ग्वानिन होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि उसमें एक इमिडाज़ोल रिंग होती है और एक पायरिमिडीन रिंग होती है। जो इमिडाज़ोल रिंग होती है उसमें जो डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन पे आके एजिरिडीनियम आयन अटैच होता है। अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को देखते हैं। जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है उसमें जो बिस बीटा हेलो अल्किल अमीन होता है जो कि हमारा ड्रग है, जब हम उसे लेते हैं तो इसमें जो बीटा पोजीशन का जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, क्योंकि उससे डायरेक्ट अटैच जो क्लोरीन होता है वो कह सकते हो कि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। और ऐसा ही दूसरी साइड भी होता है कि दूसरी साइड जो बीटा पोजीशन पे जो कार्बन जो प्रेजेंट है वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होता है। तो पहले हम एक तरफ का देखते हैं। तो एक तरफ जो बीटा डेफिशिएंट जो मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो बीटा कार्बन है वो क्या करता है कि नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास वैसे भी लोन पेयर है तो वो देने को तो हमेशा तैयार करता है। तो वो इंट्रा मॉलिक्यूलर साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो कि एजिरिडीनियम आयन होता है। अब एजिरिडीनियम आयन जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्म हो जाता है। फिर ब्लड में आते हैं। ब्लड क्या करता है, ब्लड में जब आते हैं तो क्या होता है कि ब्लड में आता है, ब्लड के बाद एक पर्टिकुलर सेल में जाता है। सेल में जब जाते हैं तो सेल में आपके डीएनए प्रेजेंट होता है। तो डीएनए पे जब 7th पोजीशन पे जब ग्वानिडीन के पास जब ये पहुंचता है तो ग्वानिडीन के जो इमिडाज़ोल रिंग होती है उसके डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पे जाके ये एजिरिडीनियम आयन अटैच होता है। और ये अटैचमेंट जो होता है वो बीटा पोजीशन वाले कार्बन ही उस पर जाके अटैच होता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि जब एजिरिडीनियम आयन का जब फॉर्मेशन होता है तो नाइट्रोजन अपने आप में ही जो भी कह सकते हो कि अपने आप में एक क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और जो बीटा कार्बन है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से जो अटैचमेंट होगा वो उसी का होगा, क्योंकि वो दूसरा खोजेगा ना, दूसरा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ खोजेगा। तो उसको कहाँ मिलेगा, वो इमिडाज़ोल रिंग के नाइट्रोजन के पास मिलेगा। अब जब ये अटैचमेंट हो जाता है तो अटैचमेंट के बाद जो दूसरा वाला जो मतलब जो बीटा कार्बन होता है वो अब नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और फिर ये रिंग का फॉर्मेशन करता है। जब ये रिंग का फॉर्मेशन करता है तो फिर ये दूसरे जो डीएनए स्ट्रैंड है वहाँ पे जो 7th पोजीशन पे जो ग्वानिडीन रेजिड्यू जो प्रेजेंट है उसके साथ ये बाइंड हो जाता है। अब जब दोनों तरफ ग्वानिडीन रेजिड्यू के डीएनए के जो दोनों ग्वानिडीन रेजिड्यू से अटैच हो जाता है ये हमारा ड्रग, तो ये क्रॉस लिंक्ड डीएनए का फॉर्मेशन कर लेता है। अब जब ये क्रॉस लिंक्ड डीएनए जब कह सकते हो कि हाइड्रोलिटिक डीप्यूरिनेशन में जाता है, यानी कि जब इसमें से डीएनए जब निकाल दिए जाते हैं तो ये डैमेज डीएनए निकल जाते हैं और इसमें से ग्वानिडीन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ग्वानिडीन हट जाता है और फिर ये डीएनए क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाता है। और फिर इसी वजह से हमारा जो कह सकते हो कि सेल का जो डिवीज़न है वो इनहिबिट हो जाता है और सेल का पर्टिकुलरली डेथ हो जाता है। और इस तरीके से ये अपना जो भी एल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं वो अपना साइटोटॉक्सिक एक्शन शो करते हैं। SAR ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट्स। अगर हम नाइट्रोजन मस्टर्ड्स की बात करें तो नाइट्रोजन मस्टर्ड्स के स्ट्रक्चर में डिफरेंस कब आएगा, जो R ग्रुप है, R ग्रुप का जब अटैचमेंट जब डिफरेंट होगा तो उसी बेसिस पे जो नेचर होगा हमारा नाइट्रोजन मस्टर्ड ड्रग का, नाइट्रोजन मस्टर्ड से जो डिराइव किया गया ड्रग है उसका नेचर उसी पे डिपेंड करेगा। जैसे जब R पोजीशन पे जब एलिफेटिक ग्रुप जैसे कि तुम्हारा मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ये अटैच होंगे। जैसे कि हम मेथ क्लोर इथामीन की एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। मिथाइल ग्रुप क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है,
तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डोनेट करेगा नाइट्रोजन की तरफ, यानी कि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा। जब ज़्यादा मात्रा में जब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये बीटा पोजीशन पे जो कार्बन जो प्रेजेंट है वो ज़्यादा जल्दी नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होगा और ज़्यादा जल्दी ये एसिडिनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो इसी वजह से जो एलिफेटिक ग्रुप्स होते हैं जब आर पोजीशन में जब अटैच करते हैं तो वो रैपिड, वेरी रैपिड फॉर्मेशन ऑफ एसिडिनियम आयन का करते हैं। अब जितनी जल्दी एसिडिनियम आयन का जब फॉर्मेशन करेगा तो उतनी ही जल्दी वो क्या करेगा, ग्वानिडीन रेजिड्यू से अटैच होगा। जो डीएनए के 7th पोजीशन में जो ग्वानिडीन रेजिड्यू जो प्रेजेंट है उसके साथ वो जितनी जल्दी अटैच होगा। अब इस जल्दीबाजी में क्या होता है कि ये टिश्यू स्पेसिफिसिटी इनमें नहीं रहती है, यानी कि एक पर्टिकुलर टिश्यू पे ये एक्ट करें ये इनमें नहीं रहता है, और ना ही ये एक पर्टिकुलर सेल पे जो ये एक्ट करते हैं। जब किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू पे जब एक्ट नहीं करेंगे तो एक पर्टिकुलर सेल पे ये एक्ट भी नहीं करेंगे, और इसी वजह से ये ज़्यादा टॉक्सिक भी होते हैं। अब अगर आर पोजीशन पे एरोमेटिक ग्रुप अटैच्ड है, जैसे कि बेंजाइल हो गया, फिनाइल हो गया, या फिर कह सकते हो कि जो भी हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक ग्रुप्स जो होती हैं वो सब अगर अटैच्ड है तो उनकी वजह से क्या होगा, जब एरोमेटिक ग्रुप जब अटैच होगा, अगर हम क्लोरम ब्यूसिल की बात कर लें तो यहाँ पे जब एरोमेटिक ग्रुप अटैच्ड है नाइट्रोजन से तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, रेजोनेंस में चला जाएगा, और रेजोनेंस में जाने की वजह से ये एसिडिनियम आयन का फॉर्मेशन स्लो हो जाएगा। इसी वजह से स्लो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिनियम आयन होता है। फिर उसके बाद से अब जो स्टेबिलिटी होती है एक पर्टिकुलर ड्रग की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये उतनी जल्दी कह सकते हो कि ये रिंग का स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होगा कि इनकी टिश्यू सिलेक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले अगर जो क्या बोलते हैं जो रैपिड एक्शन जो शो कर रहे थे एलिफेटिक ग्रुप्स हमारे जब अटैच हो रहे थे नाइट्रोजन मस्टर्ड के साथ, तो जितने ही रैपिड एक्शन शो करेंगे तो वो उतनी ही ज़्यादा टिश्यू स्पेसिफिक कम होंगे। तो यहाँ पे जब जितने स्लो एक्टिंग हैं तो उतनी ही ज़्यादा वो टिश्यू स्पेसिफिसिटी कंट्रोल करेंगे, और इनमें जो रिएक्टिविटी है उसको हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसी वजह से ये ओरल एडमिनिस्टर भी किए जाते हैं, यानी कि इनको हम ओरली एडमिनिस्ट्रेशन कर लेते हैं इन ड्रग्स का, क्योंकि हम इसमें इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अब डीएनए एल्काइलेटिंग ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, ये सब होती हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड्स, यानी कि जो एसिडिनियम आयन का फॉर्मेशन करती हैं। इसमें है मैक्लोरइथामीन, यानी कि इसमें जो आर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, जैसा कि एसएआर में मैंने बताया कि मिथाइल ग्रुप अगर अटैच्ड होगा आर पोजीशन पे तो वो क्या करेगा, टॉक्सिसिटी को बढ़ाएगा। दूसरी चीज़ मेलप्लान की बात करें तो इसमें आर पोजीशन पे क्या अटैच्ड है, फिनाइल ग्रुप। अगर फिनाइल ग्रुप अटैच्ड होगा यानी कि एरोमेटिक ग्रुप अटैच है तो वहाँ पे क्या करेगा, वो डबल जो मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे, रेजोनेंस में, और जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और ये ओरली लिए जाते हैं। अब क्लोरम ब्यूसिल की बात करें, इसमें भी फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये भी इसमें भी जो लोन पेयर है वो कह सकते हो कि रेजोनेंस में चले जाएंगे, और जिसकी वजह से एसिडिनियम आयन का फॉर्मेशन लेट में होगा और फिर इनकी रिएक्टिविटी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब साइक्लोफॉस्फामाइड की बात करें तो ये इसमें भी जो डबल जो मतलब जो लोन पेयर हमारे पास नाइट्रोजन के पास जो प्रेजेंट है, इसमें भी ये भी रेजोनेंस शो करते हैं, क्योंकि डबल लोन पेयर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसकी बात करते हैं, तो ये भी रेजोनेंस शो करेंगे, और ये भी कुछ हद तक कह सकते हो कि रिएक्शन को रिएक्टिविटी जो हो रही है, मतलब जो रैपिड रिएक्टिविटी है साइटोटॉक्सिक की, वो उसको कंट्रोल करते हैं। अब थियोटेपा की बात करें तो थियोटेपा, जिसमें टेपा का मतलब है ट्राई इथाइलिन फॉस्फोरा एमाइड, यानी कि ट्राई इथाइलिन यानी कि 3 इथाइल ग्रुप है, फॉस्फोरा यानी कि फॉस्फोरस है, और एमाइड यानी कि NH2 है।
और ये थियोटेपा है। अब कुछ मिसलिनियस ड्रग्स भी यूज़ की जाती हैं, जैसे कि ब्यूसल्फैन। अब ये जो मिसलिनियस ड्रग होती हैं ये एजिरिडीन मेडिएटेड नहीं होती, यानी कि एजिरिडीनियम आयन का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपका मिथाइल सल्फोनेट ईस्टर अटैच होता है दोनों तरफ। ब्यूसल्फैन का मतलब, यानी कि ब्यू मतलब ब्यूटेन, दैट इज़ ए 1 2 3 4 कार्बन अटैच होते हैं, जो कि फर्स्ट पोजीशन पे आपका एक मिथाइल सल्फोनेट ईस्टर अटैच होता है, और फोर्थ पोजीशन पे भी मिथाइल सल्फोनेट ईस्टर अटैच होता है। और जो ये मिथाइल सल्फोनेट ईस्टर होता है यही फिर बाद में टूट जाता है, और फिर यहीं पे ही आपका ग्वानिडीन रेजिड्यू 7th पोजीशन पे जो डीएनए पे जो प्रेजेंट होता है वो इसी पोजीशन पे आके अटैच होते हैं, और ये इस मैकेनिज़्म के थ्रू अपना डीएनए का मतलब डीएनए की क्रॉस लिंकिंग करते हैं और सेल का डेथ कॉज करते हैं और साइटोटॉक्सिक एक्शन शो करते हैं। References are taken from Foy's Principle of Medicinal Chemistry, Medicinal Chemistry 2nd by Dr. Pragi Arora and Dr. Varun Arora. Images are taken from the internet. Thank you.